कोशिश हो रही है कि जमहूरियत को जेल में डाला जाए, तो दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अगर हम कुछ भी स्लाइटली भी अपना पॉइंट रखें तो वी फील अनसेफ कि भाई हमारे साथ कुछ हो जाएगा। सैफ्रनाइजेशन जब आप बोलते हैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बॉडी है जो बहुत अब स्ट्रांग हो गई है, या टीचर्स में भी आपको नजर आ रहा है ये? जैसे गांधी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि वो एकेडमिशियन नहीं है, लेकिन साथ में वो गोलवलकर जी की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें ये सवाल नहीं करते कि उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए। JNU बीइंग द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, उसमें आप देखेंगे कि छतें जो है वो ढह रही हैं, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास फंड नहीं है ऊपर से। एनवायरनमेंट देखें या आप क्लाइमेट चेंज देखें, और दिल्ली में हर कोई उसको फील कर रहा है, लेकिन आप किसी का भी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल का या मोदी जी का या आप राहुल गांधी का, उस एस्पेक्ट को फोकस ही नहीं किया जा रहा है। वह सिर्फ रोटियों से खेलता है। तो मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। 6वें चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा के चुनाव होंगे। तो हम आज दिल्ली के कुछ छात्रों के साथ हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र होंगे, हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र होंगे, और हम इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। छात्रों से बात करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज़ में जिस तरह से हम बात करते हैं इलेक्शन के दौरान छात्रों से, इनसे भी इनके मुद्दों पर बात करेंगे। JNU पिछले 5, 7, 8 सालों के दौरान कुछ चीज़ों का एक स्केल बन गया है, आप कहें टेस्ट बन गया है, हमारे पॉलिटिकल क्लास का और हमारे मीडिया का। 2 तरीके से आप इसको इस तरह से थोड़ा सा समझें कि हमारे देश की एक सरकार है, उसका एक मंत्रालय है जो हर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है, और जब वो रैंकिंग आती है तो उसमें बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के कुछ टॉप जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी सबसे हायर पायदान पर, सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा है JNU। लेकिन उसी सरकार और उसी पार्टी के कुछ नुमाइंदों से जब आप बात करेंगे तो वो एकदम अलहदा तस्वीर बताएंगे। जनता के बीच जो छवि बनाई जाती है उसमें इसको देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े और अलग अलग तमाम तरह के नामों से इसको वो किया जाएगा। तो एक ही सरकार के 2 हिस्से, 2 अलग अलग ज़ुबान बोलते हैं। साथ में यही JNU हमारे मीडिया की भी एक तस्वीर पेश करता है। वो मीडिया जिससे उम्मीद की जाती है कि आपको सही सूचनाओं से समृद्ध करेगा, सही जानकारियों से, सही खबरों से समृद्ध करेगा, वो जब JNU के बारे में बात करता है तो इसी तरह की शब्दावली, इसी तरह के क्लीशे में बात करता है कि मानो JNU कोई स्टूडेंट का रहने का या पढ़ाई लिखाई का कोई अड्डा ना होकर कुछ ऐसी गतिविधियों का केंद्र है जो देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी है। ये JNU की पिछले 7-8 सालों में एक पहचान बनाने की कोशिश की गई है। कितना सच कितना गलत ये सब एक अलग बातचीत का, बहस का विषय है। आज हमारे साथ जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें से कुछ छात्र देश के अलग अलग हिस्सों के भी हैं और कुछ छात्र दिल्ली के भी हैं। तो दिल्ली के जो मुद्दे हैं उनको यहाँ की जनता कैसे देखती है? खासकर दिल्ली की राजनीति में पिछला कुछ समय काफ़ी उठापटक भरा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, फिर उनको थोड़े समय के लिए रिहा किया गया ताकि वो चुनाव का प्रचार कर सके। तो ये जो स्थिति है दिल्ली में, वो कितना बड़ा मुद्दा है, किस तरह से चुनाव को प्रभावित करती है, उस पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम। सबसे पहले आप बताएं, आप लोग दिल्ली के चूँकि वोटर भी हैं, तो दिल्ली के मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में जो इस समय चल रहा है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय हमने देखा कि कैसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, और कोशिश हो रही है कि जमहूरियत को जेल में डाला जाए। तो दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। और हम जैसे स्टूडेंट हैं तो हम अपने कैंपस में भी देखते हैं किस तरह से एक सैफ्रनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। DU में हमने देखा कि जगह जगह नरेंद्र मोदी जी के प्लेकार्ड्स वगैरह लगाए गए, उनका पुतला लगाया गया, और स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि उस पे जाके आप फ़ोटो खींचिए, और अगर उसके विरोध में कोई बोलता है तो उसको डिटेन कर लिया जाता है या कोई नोटिस दे देते हैं उनको। तो ये सब DU में हम देख रहे हैं। तो दिल्ली में हम देखते हैं एज ही सेड कि जो इलेक्टेड CM है वो ही जेल चले जाते हैं। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, एज अ वोटर, मुझे यही लगता है कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है
इफ़ वी इलेक्ट समबडी और उन्हीं को आप जेल में डाल देते हैं, आई एम ऑल्सो अ लॉ स्टूडेंट, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ख़राब है वो केस कि आप बिना किसी सब्सटैंशियल एविडेंस वगैरह के आप किसी को इतने टाइम जेल में डाल रहे हैं, बिकॉज एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट जहाँ पर इतना बड़ा देश का इलेक्शन हो रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि हम सही लोगों को चुनें, जो ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो और जो ऐसा हमें ना लगे कि आर वोट डजंट कैरी एनी वैल्यू। एंड सेकेंड थिंग जो दिल्ली में हमेशा से रहा है कि विमेन सेफ्टी एंड महिलाओं की सुरक्षा वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज DU में, और DU क्या, ये तो दिल्ली वाइड ही इशू है, हम देखते हैं दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अनसेफ, विमेन फील अनसेफ, एक तो स्टूडेंट्स भी अनसेफ फील करते हैं, हम अपना पॉइंट ओपिनियन ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, और कैंपसेस में तो बिल्कुल ही हम देखते हैं डोमिनेंस एक असर्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइप की विचारधारा का। अगर हम कुछ भी स्लाइटली भी अपना पॉइंट रखें तो वी फील अनसेफ कि भाई हमारे साथ कुछ हो जाएगा, और फिर उसमें इफ़ यू आर अ वुमन तो फिर यू विल रिसीव थ्रेट्स, यू विल रिसीव ऑल काइंड ऑफ अब्यूजिव मैसेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि विमेन सेफ्टी का इशू है, एंड दूसरा है कि डेमोक्रेसी प्रिजर्व कर रहे हैं। आप लॉ कहाँ से पढ़ रही हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज PMLA केस उन पे लगा है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? इस पे डिस्कशंस होती हैं आपके क्लास में? क्योंकि ये बहुत लाइव कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल। सो द फनी थिंग इज कि हमारे कॉलेज में भी एक ऐसा इन्वायरमेंट अब हो गया है विच इज़ सो एब्सर्ड कि अगर हमें कोई डिबेट, डिस्कशन और स्कॉलरली डिबेट्स करनी है, वी वांट कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे इश्यूज हैं, PMLA जैसे इश्यूज हैं जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत रेलेवेंट है, ये डेवलपिंग UAPA, बट उस पर हमें ऑफिशियली तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वी आर जस्ट आस्क्ड कि इस पे मत करो, कोई और टॉपिक ले लो, और वो कोई और टॉपिक ऐसा होता है, अभी कुछ दिनों पहले हुआ हमारे कॉलेज में कि कैसे एक राम राज्य एंड लॉ, these kind of topics, similarities between राम राज्य एंड लॉ, एंड हमारे क्लासरूम्स में मनुस्मृति से जुरिस्प्रूडेंस निकाला जाता है बाय आवर फैकल्टीज। तो ये चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम में लॉ फैकल्टी में। वी वांट कि स्कॉलरली डिबेट्स हो, ये इश्यूज पे डिस्कस हो, बट वो होता नहीं है। ये जो अरेस्ट हुआ है, आप लोग की तो ओपिनियन है कि ठीक है, आप दोनों ने कहा कि डेमोक्रेसी पे एक हमला है, ये कंसर्न है आपके लिए, लेकिन जब आप घर पे बात करते हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, क्या एक कंसर्न है ये कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, या लोग सोचते हैं कुछ तो गलत किया होगा तभी ठीक है जेल में? मतलब मैं अपने घर का बता सकती हूँ कि मेरे घर में और आसपास रिलेटिव्स में ये बहुत बर्निंग इशू अब तो है ही, हर कोई इसी बारे में बात करते कि क्यों डाला। दे ऑल हैव दिस थॉट इन बैक ऑफ देयर माइंड कि भाई ये कुछ गलत तो हो रहा है, ये चाहते हैं सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दें, वो थिंकिंग है। एंड उनका एक नैरेटिव है कि करप्शन तो सभी करते हैं, तो सबको क्यों नहीं डाल रहे, टारगेट क्यों करा जा रहा है। एक सिटिंग CM को जेल में डाल दिया। उसके साथ भी दिस इज नॉट द फर्स्ट मूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट्स मेजोरिटी इन राज्यसभा, लोकसभा, कैसे opposition को सस्पेंड करके they have been passing laws one after another. इसी बीच we see how statehood of Delhi has been taken away bit by bit. We see every move is taken by the Lieutenant Governor of Delhi. एक elected state government है जो लोगों ने चुनी है by voting, by democracy, लेकिन उसकी पावर कैसे पिछले एक लंबे समय से धीरे धीरे करके उनके हाथों से ले ली गई है, छीन ली गई है। Even in a national formation, we live in a parliamentary democracy. Parliamentary democracy में we don't elect one person. It's not a presidential democracy. No, we elect our representative from our localities, from our constituencies. और ये पूरा चेंज होता जा रहा है लगभग पिछले 10 साल से। We are seeing कि अगर देश चला रहा है तो वो एक इंसान चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। We are electing different people and then they are electing a one person to lead it. बट हर किसी की एक बराबर भागीदारी, हर स्टेट के इलेक्टिव्स की, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की, दे हैव देयर ओन राइट्स, दे हैव देयर ओन पावर्स टू पुट फॉरवर्ड द इश्यूज ऑफ पीपल. बट वी सी हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग इट्स एजेंसी विच आर so called independent agency, like Arvind Kejriwal is not only one person. Same had happened with Hemant Soren. He is still in jail. A sitting CM, like he resigned just before going to jail, but we know he was the CM at moment when his arrest warrant came. Similarly, different ministers and all of this, and we even after electoral bond, we see how
the central agencies played a role of quid pro quo. We see like from, I mean, we can do 1+1 na. There's a raid, then we see the company or person donate to the party, give the electoral bonds, and then they are free. All of these issues and how the government is from a even low purpose. Like a change has happened where the judiciary is now a type of executive judiciary. Like executive, we have 3 different aspects now. We have legislature, we have judiciary, and we have executive. But from some time we are seeing that the work of judiciary is being done by execution. So ये एक कंसर्न है आपके लिए कि जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए हर रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है. इनफैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में न्यूज लॉन्ड्री की एक बहुत सीरीज है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, एग्जैक्टली ऑन दिस कोरिलेशन बिटवीन रेड्स एंड डोनेशंस. ओके, आप कहाँ से हैं? मतलब मैं डीयू का स्टूडेंट यू से हैं, लेकिन आपका रेजिडेंस यहाँ का इलाहाबाद से. इलाहाबाद का है जी. तो आपके लिए एज युवा क्या मुद्दे हैं, और दिल्ली पॉलिटिक्स पे भी अगर आप कुछ कहना चाहें. ये कंसर्न दिल्ली के लोगों ने तो बताया कि भाई केजरीवाल हमारा सिटिंग सीएम जेल में, ये हमारे दिमाग में हावी है. सो इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट दैट, बट आल्सो एज अ यूथ आपके लिए इस इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं? जैसे मतलब जो कैंपस में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो हमारे साथ जो चल रहा है, मतलब अभी हाल ही में वहाँ पे परशुराम जयंती प्ले की गई, और देखने में ये आ रहा था कि परशुराम जयंती में क्या हुआ? मतलब एक पूरा मतलब एक भीड़, मतलब जो ABVP वर्कर्स की आई, और मतलब हर बार उनका ये होता है कि कोई इवेंट रहता है तो वो लोग सबसे पहले विवेकानंद की मूर्ति पे चढ़ जाते हैं, और काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी है विवेकानंद के लिए कि मतलब आप जो है अपनी पॉलिटिक्स किसी वो मतलब किसी सेंट फिगर पर आप थोप दे रहे हो, कोई ठीक बात तो नहीं. दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे DU में अक्सर ये आप देखने को मिलेगा कि मतलब हर जगह आपको भगवा झंडे हर जगह पे, या फिर मतलब इस तरह की चीज़ें. एक रिलीजियस आपकी जो बिलीफ होती है वो ठीक है, आप रखिए अपने पास, उससे तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं. लेकिन जब आप देख रहे हैं कि एक कैंपस अपने आप में तो कोई उसका रिलीजन होता नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप मतलब किसी ख़ास रिलीजन या फिर कुछ भी ऐसा, अगर किसी भी एक तरह का झंडा या फिर कुछ होगा तो उससे एक तरह का ट्रबल लोगों को होता है, वो थोड़ा सा घबराहट होती है. ये तो कैंपस पॉलिटिक्स की बात है. हाँ. एज अ यूथ आपके लिए क्या इशू है इस इलेक्शन में? मेरे अपने कंसर्न ये है कि सबसे पहली चीज़ की शायद एजुकेशन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब हो चुका है, कि जहाँ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. तो एजुकेशन का मुद्दा जो है वो बिल्कुल गायब है, क्योंकि मतलब एक ही समय पे आप देख रहे हैं कि मतलब चाहे वो, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह से हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो करती है, और उसमें कहीं ना कहीं वो जो ट्रुथ है जो वो छुपा रहता है. और आप देख रहे हैं कि हर तरफ एक परसेप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि हम लोग फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा काम होता है कि हम इंक्वायर करें कि एकदम सही मतलब थॉट क्या हो सकता है, या फिर सही डायरेक्ट कॉग्निशन क्या हो सकती है, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिलता है. वेस्ट बंगाल से हैं आप, आपने बताया. Yes. आपका तो इलेक्शन अभी चलता रहेगा काफी टाइम. कहाँ से हैं आप वेस्ट बंगाल से? I'm from Navadvip in Nadia district. ओके. वेस्ट बंगाल हमेशा न्यूज में रहता है. Yes. अभी संदेश खाली हुआ, ममता वर्सेस मोदी हमेशा चल रहा होता है. तो यूथ इश्यूज फॉर यू, और इफ यू वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स आल्सो, बिकॉज़ सेंटर वर्सेस स्टेट वहाँ भी हो रहा है. Yes. Firstly, when it comes to my direct issues that I experience on a daily life in Delhi, is firstly education. I get to see a widespread assault on public institutions, especially public educational institutions. The government has been subtly changing the finance model from grants to loans, which is a huge turn towards, direct neoliberal, kind of a policy. So that is a huge concern for me. Second, like you were saying and others were saying, I get to see a direct polarization and direct saffronization on campus, which is very concerning again for a secular student. Apart from this, in my state, I mean, situation isn't very different as such, but at least there, we don't have this kind of religious based fundamentalism as much. There are issues like everywhere, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं आते वहाँ पे. Or the way government has been withholding funds to states which it doesn't have, good rapport. Yeah. So it has been a big concern because the state governments have not been able to do their usual work when central government is holding back thousands of crores of funds. These are issues that really concern me as a citizen, as a student, as a voter. एक चीज मैं पूछना चाहती थी इनसे आतली कि सैफ्रनाइजेशन जब आप बोलते हैं तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि
एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बॉडी है जो बहुत अब स्ट्रांग हो गई है, या टीचर्स में भी आपको नजर आ रहा है ये? मतलब ये बहुत सारी इसके लेयर, एक तो है कि करिकुलम का सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, कौन से क्या चीज़ें शामिल कराई जा रही हैं, क्या हटाई जा रही हैं, वो एक है। एक होता है फैकल्टी का, दूसरा होता है स्टूडेंट यूनियन के जरिए स्टूडेंट का। तो आप थोड़ा सा इसको हमें अगर इलेबोरेट कर पाएं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं। बस एक शॉर्ट सी बात है, जैसे मतलब अलग अलग सिलेबस है, आपको वो उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब जैसे सेमिनार्स हो गए, तो सेमिनार्स में आपको देखने को मिल रहा है कि एक ख़ास तरह की जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़े हुए सेमिनार आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात ये नहीं कि आप सेमिनार कर रहे हो कि नहीं, बात ये है कि आप जो उसमें प्रेजेंट कर रहे हो वो क्या, उसका उसमें कुछ कंटेंट है कि वो सिर्फ थ्रू प्रोपेगेंडा जो है, क्या कहते हैं, आप कुछ चीज़ें जो है प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इस समय आप अथॉरिटी में हो। और ये चीज़ आपको सिलेबस में भी देखने को मिलेगा कि जैसे फ़िलॉसफी में हो गया, तो इंडियन फ़िलॉसफी अपने आप में रिच फ़िलॉसफी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वो डाइल्यूट करके और उसको अपने कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश करते हैं ये चीज़। और हिस्ट्री में भी तो आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे मतलब सावरकर के भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आ गए या फिर तमाम चीज़ें। पहले इनके कंटिन्यूएशन में मैं बात करूँ तो जो एकेडमिया में सैफ्रनाइजेशन कहें या हाइपर जो राजनीतिकरण है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप 3 तरह से देख सकते हैं इसको। एक तो पहला है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वैसे ही लोगों को ज़्यादा भरा जा रहा है जो एक प्रो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाता हूँ कभी कभी इंटरव्यू के लिए। तो हमें बस 1-2 मिनट का टाइम इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछ लिया, उसके बाद कहा कि जाओ। तो इससे उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे में कैपेबिलिटी क्या है, वो टाइम नहीं देते क्योंकि उन्हें पहले से पर्ची मिला हुआ है। ऐसा अगर रूमर्स है तो उन्हें क्लैरिफाई भी करना चाहिए, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक तो हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिफारिश ऑफ पीपल हु आर क्लोज टू द गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं उनकी ज़्यादा पोस्टिंग हो रही है। जी, आइडियोलॉजी इसमें ये नहीं है, आइडियोलॉजी का बैटल है कि पहले दूसरे थे, अब हम रहेंगे, अगर नहीं भी रहे सत्ता में तो हमारे लोग यहाँ रहेंगे, ऐसी बातें होती है। ठीक है। सेकेंड ये है कि करिकुलम का जो ये बता रहे थे, मैं साथ में एक हिंदू स्टडीज़ का डिपार्टमेंट JNU में भी खुला है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुला है, साथ में अलग अलग जगह भी है। और मैं MA उसमें साइड से कर रहा था, डिस्टेंस से एडमिशन लिया था ये IGNOU में। तो उसका आप सिलेबस देखेंगे, मैं पढ़ा हूँ उसका फर्स्ट जो है हिंदू संकल्पना, उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की बात है, वो पॉलिटिकल इंडोर्समेंट की बात ज़्यादा हो रही है, बल्कि एक जो सही बात है उसकी बात नहीं है। तो राष्ट्रवाद तो होनी चाहिए, लेकिन हिंदू ही राष्ट्र है। और जो संविधान को मानते हैं वो मुस्लिम भी हिंदू हैं। और ये आप उसके जो फर्स्ट जो किताब है जो आप देख सकते हो वहाँ जा कर के इंटरनेट पे भी, उसमें लिखी हुई है सारी बात। तो एक जो मुस्लिम संविधान को मानते हैं वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू कहे जा सकते हैं। अच्छा। तो ये मैं पेज नंबर नहीं बता सकता, लेकिन आप जाके चेक कर खास सकते हैं। किस्म की चीज को ही हिंदू से जोड़ा जा रहा है, वही तो लोग हिंदू स्टडीज का सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट बहुत बुरा है। तो इस बात को लेकर के मैं जो वो प्रोफेसर हैं तो मैं उनसे जाके मिला भी, तो उन लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि देखो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, ये अंदर में किसी ने लिख दिया होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, चेंज करना नहीं चाहते। साथ में वो ऐसे एक इंसिडेंट उसमें और याद आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं उसका एग्ज़ाम भी देना था, लेकिन मैं नहीं दे रहा इस बारी। हाँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे गांधी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि वो एकेडमिशियन नहीं है, लेकिन साथ में वो गोलवलकर जी की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें ये सवाल नहीं करते कि उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वो कितने बड़े एकेडमिशियन थे जी, गोलवलकर जी कितने बड़े एकेडमिशियन थे? हाँ, ये वो सवाल नहीं करते, वो डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो इस तरीके की बात है। और एक थर्ड जो है, थर्ड है फंड एलोकेशन की बात, कि फंड उन्हीं को दी जाती है जो उनके आइडियोलॉजी, प्रो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के साथ है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि चलिए हर तरह की बातें होनी चाहिए। और एज अ यूथ आपके लिए क्या बड़ा इशू है? आप पहले कह रहे थे जॉब्स। हाँ जी, रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
और रोटी से मुझे एक धूमिल जी की कविता है छोटी सी, वो याद आ रही है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटियों से खेलता है। तो मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये रोटियों से खेलने वाली जो बात हो रही है, हर जगह हो रही है। तो हमारा मुद्दा है कि हमें रोटी मिले और एजुकेशन सही हो, कि ऐसा ना हो कि एक ही तरह की बातें पढ़े, क्योंकि ये प्लूरलिज्म की जो बात है, डाइवर्सिटी की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, ये इंटैक्ट होना चाहिए। आप भले जीत लो हार लो, लेकिन ये होना चाहिए। एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है अतुल, दैट अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम सुनते हैं हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टूडेंट पूरे ऑल ओवर द कंट्री बोलते हैं, लेकिन JNU एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, DU प्रीमियर यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आके भी अगर स्टूडेंट्स कह रहे हो कि एजुकेशन का स्तर और अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंसर्न, तो फिर थोड़ा लगता है कि आप लोगों को भी ये कंसर्न रहता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट में अगर ये प्रॉब्लम है तो एब्सोल्युटली यस। और एज अ फर्स्ट जनरेशन फीमेल रिसर्चर कुछ मुद्दे हैं मेरे। तो जो फर्स्ट उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पब्लिक एजुकेशन का ही मुद्दा है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में लगातार जो हायर एजुकेशन का बजट है उसमें कमी की जा रही है, वो स्लैश किया जा रहा है, और उसके मटीरियल कॉन्सिक्वेंसेज हमें हमारे कैंपस में भी, JNU बीइंग द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, उसमें भी हमें नज़र आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि लाइब्रेरी में बहुत सारे जो जर्नल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन सब एक्सपायर हो गए हैं, वो अब हमें एक्सेस नहीं है। लाइब्रेरी में AC, अभी इतनी गर्मी में जो है वो AC नहीं चल रहा है। रीडिंग रूम्स में स्पेसेस की कमी है। उसके अलावा हॉस्टल्स, JNU बीइंग द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, उसमें आप देखेंगे कि छतें जो है वो ढह रही हैं, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हमारे पास फंड नहीं है ऊपर से। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि फंडिंग का, और वो लार्जर जो न्यू लिबरल स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ में चेंजेस है, उसी का एक आउटकम के तौर पे हम उसको देखते हैं। जो दूसरी बात है वो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। अगेन जैसे सभी साथियों का यही कंसर्न है कि नौकरी नहीं है, और वो बात सच है कि जब आप PhD करने के बावजूद भी जब आप कहीं पे नौकरी नहीं पा पा रहे हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में अगर हम लोग रहना चाहते हैं तो अगेन सेमिनार्स के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है, स्कॉलरशिप्स हमारे पास नहीं है। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में लगातार स्कॉलरशिप्स में कमी हुई है। अभी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप थी जो सरकार ने बंद कर दी, और ये कंपाउंड हो जाता है ये क्राइसिस जब आप और मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करेंगे, मुस्लिम्स की बात करेंगे, दलित्स की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे। तीसरा जो हमारा मुद्दा है मेरा स्पेसिफिकली बीइंग अ वुमन, वो है वुमेन सेफ्टी का। JNU हम लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्पेसेस होता था एक समय पे, वो पिछले कुछ टाइम में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। उसमें अब ये ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पे, पहले जितनी बेहतर स्थिति तो नहीं है, और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि थोड़ा सा लैक्सिटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तरफ से भी, स्पेशली अगर तो जो परपेट्रेटर्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ, अगर वो ABVP से आते हैं, अगर वो किसी रूलिंग पार्टी के से कहीं भी ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमारे कैंपस में केस हुआ था जिसमें जो अक्यूज थे वो देवर रिमोटली रिलेटेड टू ABVP, तो उनके खिलाफ इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह से देख के कार्रवाई करता है जी जी, और दिल्ली पुलिस का भी उसी तरीके का कुछ रवैया होता है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि एक जो इम्पेटस है वो होता होगा कि JNU का लार्जर इमेज क्या है, क्योंकि बहुत सालों से 10 सालों से जो हमला हुआ है JNU के ऊपर, तो उसमें JNU की लड़कियों को लेके बहुत कुछ बातें पब्लिक डोमेन में रखी गई हैं। तो वुमेन सेफ्टी का इशू है, और वो सिर्फ JNU के कैंपस में नहीं, वो बाहर में भी है। पिछले 10 सालों में इतने जो हादसे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, इवन विद आउटसाइड यूनिवर्सिटी कैंपसेस, उन्नाव में हुआ है, हाथरस में हुआ है, ये सारे केसेस, और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। SC/ST एट्रॉसिटी के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और चूंकि JNU में हम इन सब बातों पे डिस्कशन करते रहते हैं तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज इट इज़ हो जाते हैं। उसके अलावा जो सब साथी कह रहे थे सेफ्रेनाइजेशन का मुद्दा, वो सेफ्रेनाइजेशन का मुद्दा सिर्फ करिकुलम या फैकल्टी या स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल सेफ्रेनाइजेशन है अपने आप में। वो आप देखेंगे कि हर जगह जो स्पेक्टेकल होता है एक इंस्टीट्यूशन का, वो ही बदल दिया गया है। जहाँ JNU में अलग अलग पोस्टर्स आप देखते थे पहले, अभी आप देखेंगे कि सिर्फ भगवा झंडे आपको बहुत सारे जगह पे दिखाई देंगे, तो वो पूरा स्पेक्टर ही आप चेंज कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि once you enter that educational institution there is no space for any other ideology, any other क्या point of JNU view. में ऐसा कहेंगे कि JNU में फिर भी हमें लेफ्ट का काफी स्ट्रॉन्ग गढ़ है, यहाँ पे फ्लैग्स हमें अभी आते वक्त राइट, आई थिंक बापसा के फ्लैग्स थे, राइट,
लेफ्ट के भी दिखते हैं, तो आई Right. डोंट थिंक इतना टेक ओवर है कि सिर्फ So that is the spectacle I'm talking about. But ideologically, still people of JNU are resisting. आप देखेंगे, आप इलेक्शन से पहले अगर आप यहाँ पे आते, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से पहले, तो माहौल बिल्कुल बहुत अलग था. स्पेशली राम मंदिर का जब जिस दौरान वो पूरा सिनारियो चला था, उस समय बहुत अलग माहौल था यहाँ पे. जो दिल्ली के खासकर पॉलिटिक्स देखे हैं तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मुझे दिख रहा है कि आप कांग्रेस उठा लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन उठा लीजिए या एनडीए उठा लीजिए, जिस पार्ट पर फोकस करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट देखें या आप क्लाइमेट चेंज देखें, और दिल्ली में हर कोई उसको फील कर रहा है, लेकिन आप किसी का भी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल का या मोदी जी का या आप राहुल गांधी का, उस एस्पेक्ट पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है. जो अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का भी अलग अलग एस्पेक्ट है. उसमें अगर आप देखिए तो जेंडर एस्पेक्ट से देखिएगा तो सिचुएशन आपको अलग मिलेगा, अगर आप लेबर पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो उसका एक अलग एस्पेक्ट, क्योंकि एक जो वल्नरेबल सेक्शन है या एक जो आप कहें जो वंचित वर्ग है, उस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित वही हो रहा है. और दिल्ली में उसका आपका बहुत क्वान्टिटेटिव आपको मेजरमेंट मिल जाएगा, लेकिन उस एस्पेक्ट पर बात नहीं की जा रही है, जो मेरे लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है. क्योंकि दिल्ली में हम लोग, खासकर मैं भी 3-4 साल से रह रहा हूँ, और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज यहाँ पर पूरी तरह से दिख रहा है. और वो जनरल इलेक्शन हो या आप स्टेट इलेक्शन जो हुआ था स्टेट असेंबली का, उसमें पूरा तरह से एग्जैक्टली. और पोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है, मतलब लगभग 4 महीने के लिए हम बिल्कुल ट्रैप्ड रहते हैं दिल्ली में कि अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो. अक्टूबर आते ही यहाँ की हवा खराब हो जाएगी, बच्चे बाहर नहीं खेल पाते. इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि घर में होते हैं, एसी लगा लिए, कूलर लगा लिए, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इस टेम्परेचर में जाके काम कर रहे हैं. उसके बाद आप एनिमल्स को ले लीजिए, उनके लिए तो आप एसी और फ्रिज ये सब तो नहीं लगा सकते हैं ना. हाँ. तो उस एस्पेक्ट से हमें देखने की जरूरत है एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट चेंज को. और ये कोई मुद्दा नहीं है. नहीं, कोई मुद्दा नहीं, 0% भी मुद्दा नहीं. अब जहाँ तक बात रही जनरल इलेक्शन का, तो मैं थोड़ा सा भाई से असहमत हूँ कि इनका कहना था कि इकोनॉमिक फैक्टर या अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा है. आप CSDS का प्री पोल सर्वे देख लीजिए, तो उनका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है. लेकिन सवाल उठता है कि अपोजिशन उस इशू को कैसे मोबिलाइज कर रहा है, और वहाँ अपोजिशन कहीं ना कहीं, अगर आप देखिए यूपी की मैं बात कर रहा हूँ या बिहार की बात की जाए, और कांग्रेस आप देखें तो अगर आप सेंट्रल लेवल पर देखें तो सबसे अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ा है, लेकिन यूपी और बिहार में सबसे वीक ऑर्गेनाइजेशन उनका है. तो अगर आपका वीक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने मैनिफेस्टो को कैसे कम्युनिकेट कीजिएगा जनता से. कम्युनिकेशन के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन यूपी और बिहार लेकिन वो काम वहाँ तेजस्वी और अखिलेश कर रहे हैं. आपको लगता है वो लोग कर पाए अनएम्प्लॉयमेंट पे मुद्दा, क्योंकि तेजस्वी तो लगातार बोल रहे हैं. आप एकदम सही बोल रही हैं, तेजस्वी काफ़ी उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो खासकर रोजगार वाला इशू है. और मेरे हिसाब से आप देखिएगा बिहार में उसका थोड़ा सा फायदा होगा, और बिहार में जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं लॉस आपको एनडीए गवर्नमेंट को देगा. ठीक है. तीसरी बात, मुझे लगता है कि इनकम ऑफ इनइक्वालिटी जो है उस पार्ट पर भी काफ़ी एम्फेसाइज करने की जरूरत है. अगर आप देखें, मैं 2-3 रिपोर्ट आपको कोट करता हूँ. एक तो थॉमस पिकेटी का रिपोर्ट अभी आया है 2023 में, उस रिपोर्ट को सबको पढ़ना चाहिए कि क्या क्राइसिस है. जब LPG आया आपका 1990 में इंडिया में, उसके बाद जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हुआ है. मैं बीजेपी से मेरा सवाल है कि आप हाइपर नेशनलिज्म, एक राष्ट्र, आप विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को आप जाकर देखिए तो उसमें जो 50% जो नीचे का सेक्शन है उनकी स्थिति क्या है इनकम के मामले में, आप जाकर देखिए. जो एक 1% ऊपर का पॉपुलेशन है उनके पास 40% वेल्थ है, और 22% उनके पास इनकम है पूरा इंडिया के. तो उस एस्पेक्ट पर भी फोकस करना चाहिए. मेरे हिसाब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो जो है काफ़ी, आप अगर कहें तो जब जनरल इलेक्शन आता है उस समय मैनिफेस्टो आता है, तो मुझे लगता है कि उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उतने तरीके से. खासकर आप देखिए जी, अब खासकर आप दिल्ली में मैं कुछ ऑटो रिक्शा लोगों से बात कर रहा था, तो लोग मैनिफेस्टो का मेन मैसेज नहीं जा पाया उनके पास. सेम आप 2019 में जो हुआ था न्याय, उनका स्कीम आया था कांग्रेस का, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिबेट का और डिस्कशन का मुद्दा बनकर आ गया था. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो कॉमन सिटीजन है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनको आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. और मेरे हिसाब से इनकम ऑफ इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि आपका इनकम ऑफ इनइक्वालिटी एक मुद्दा नहीं. ऐसे होता क्या है कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, वो GDP डाटा दिखाता है कि हम लोग वर्ल्ड के 4th-5वीं इकोनॉमी हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ कितना कर रहे हैं. ठीक बात है, वो GDP सब तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है हमेशा. अब जैसे JNU NIRF नंबर 1 रैंकिंग इंडिया का यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फंड की क्राइसिस से फैसिलिटीज़ नहीं है. जैसे लाइब्रेरी में ऐसी नहीं है, हॉस्टलों की छतें टपक रही है. और दूसरा जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, तो बेरोज़गारी का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि
बीजेपी की सरकार में ही यहाँ क्राइसिस है, बेरोजगारी। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 4 महीने पहले, वहाँ जो पेपर लीक के प्रकरण हैं वो हमने बहुत बेहतरी से देखे हैं। आज भी वहाँ जब वो परतें हटाई जा रही है तो कितने एसआई की वैकेंसी आई थी उसमें कितने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ। 17 लाख स्टूडेंट पेपर देने के लिए जाते हैं रीट का, जब वो घर नहीं पहुँचते हैं पेपर देके, उससे पहले पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया आपका, गाड़ी पलट गई, पेपर लीक हो गया, पेपर तो वहीं से लीक हो गया, आप ऐसे ही देने गए थे। ये सीन है। बाकी खेती किसानी का मुद्दा है, जैसे मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो रात में सर्दियों में 12-1 बजे लाइट आती है और -1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, उसमें किसान खेत में पानी दे रहा होता है, जबकि बाज़ार में उद्योगपतियों को हर किसी को मिलती है बिजली दिन में और उनकी सुविधा के हिसाब से। किसानों को कोई सुध लेने वाला नहीं है जो देश का पेट भरता है। कई सारी चीज़ें, एक तो ये है कि जो मुद्दे हैं मोटा मोटा, इसका एक और हिस्सा है जो यूनिवर्सिटीज़ से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ के उस पर, उससे पहले एक जनरल सा सवाल है, 1-2 लोगों से हम इस पर बात कर लेना चाहते हैं। वो है, आप सब लोग स्टूडेंट हैं और अपने अपने घरों पे अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हैं, तो एजुकेशन का जो कास्ट है, जो फीस है, जो रहने की लागत है, आप लोग दूर दराज से रहते हैं, उसमें आप लोग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, तो फिर भी आप लोगों को एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है और कम उसमें पढ़ाई लिखाई हो जाती है, लेकिन बनिस्बत ज़्यादातर लोगों के सामने अब एक ही विकल्प है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएं। उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब वो फेस होता है जब इश्यूज़ की बात आती है कि बहुत ज़्यादा लागत आ गई है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर निर्भरता, प्रेशर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें भी सोचते हैं, दिमाग में आती हैं? जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी खासकर इम्प्लीमेंट हुई, NEP 2020 जब से इम्प्लीमेंट हुई है, तो कैसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन एक जो पिछड़ा हुआ तबका है उससे कैसे और ज़्यादा दूर कर दिया जाए, ये बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। लाइक जैसे आपने खुद बोला कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, DU है, JNU है, लेकिन अब इन इंस्टीट्यूशन में भी एक लोन बेस्ड मॉडल आया रहा है, हैफा लाया जा रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी को कुछ फंड चाहिए देन दे वुड हैव टू अप्लाई लोन, और अगर तुम लोन लेते हो तो तुम्हें लोन चुकाना पड़ेगा, एंड देन दैट लोन विल बी रिइंबर्स्ड बाय टेकिंग द मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तुम्हारी फीस बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारे कोर्स की फ़ीस, तुम्हारे हॉस्टल की फ़ीस और तमाम तरह के एक्स्ट्रा खर्चे जो अब एक पिछड़े समाज का, पिछड़े तबके का एक स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशनल कोई ग्रेजुएशन के लिए आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ पा रहा है कहीं दूर दराज से, जिसके लिए अभी भी बहुत महंगी है पढ़ाई, क्योंकि उससे यहाँ पे सिर्फ फीस नहीं देनी और अपने घर से दूर है तो उसका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, दिल्ली में सर्वाइव करने का खर्चा उसका इतना ज़्यादा हो जाता है जितनी शायद उसकी फुल मंथली फैमिली इनकम भी ना हो। तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है और ये चेंज कर दिया जा रहा है मॉडल। एक्चुअली DU में तो ऐसा हम देख रहे हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती जा रही है। जो प्राइवेटाइजेशन है वो इतना रैपिडली हो रहा है, यू वोंट बिलीव। DU में ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी फ़ीस 80-90,000 है। इनफैक्ट 5 ईयर LLB कोर्स आता है, उसकी तो अराउंड मोर देन 1.5 लाख फीस है। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी के हाल है। एंड ऑफकोर्स द NEP जो इतना बर्निंग इशू होना चाहिए स्टूडेंट्स में, एवरी स्टूडेंट इज़ सिक ऑफ NEP, वो चाहते हैं इसको हटाया जाए क्योंकि इतनी एब्सर्ड चीज़ें हो रही हैं DU में। कॉलेजेस में PTM बुलाई जा रही है, हंसराज कॉलेज हो गया और ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं जहाँ पर PTM के नोटिस आ रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, और ये NEP में मेंशन्ड है कॉलेजेस में अभी दिस सेमेस्टर ओनली। एंड ये इतनी एंटी स्टूडेंट चीज़ है, ये एडल्ट्स हैं जो कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं और ये सर्वेलेंस कराना चाहते हैं कि बच्चे पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली नज़र रखें। इतनी महिला विरोधी, एग्जैक्टली कितनी महिला स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मुश्किल से कॉलेज आ पाती हैं, एजुकेशन ले पाती हैं, और उसमें भी सर्वेलेंस हो, क्लास ना आए, फ़ोन आ जाए घर पे कि देखिए आपकी बेटी जो है कॉलेज नहीं। ये क्या है? एक किस्म का पुलिसिंग ही हो गई, मोरल पुलिसिंग। तो इसमें एक सर मुद्दा ये है कि आप देखेंगे 2019 में JNU में फ़ी हाइक मूवमेंट हुआ था। तो ये जो पुश है ये सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी से निकल के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है। इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का भी प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, वहाँ पे भी फीस बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ने रेजिस्ट करके उसको रोका। लेकिन जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ी, वहाँ पर हर साल
साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है, हर साल 10% फीस। तो उसमें होता ये है अंत में कि अगर फॉर एग्जांपल आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे के तबकों से आ रहे हैं, तो और आपके एक से ज़्यादा मतलब बच्चे हैं घर में, और स्पेशली अगर लड़कियां हैं, तो अगर आपको सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को उसमें से आप पढ़ा सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो लड़का होगा। तो लड़कियां भी इसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ऑटोमेटिकली आउट होती जा रही हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से। I think this process of shifting from the public to the private is happening in like a 3-step or 4-step thing. First is you fill the curricula with irrelevant courses. Second, you recruit teachers who are not competent enough, just have some kind of connect with the ruling regime. And and third is you increase the fee structure. You do not put any rent restrictions, anything to help the students survive in a new city, new environment. As a result of this huge chunk of students who can afford it will shift to private institutions, and therefore the public institutions will basically, the quality of education will automatically go down, because students are not coming in anymore. Serious students are not coming in who can afford it. Their quality would go even worse, right? So as a result, private universities will keep coming up, and they'll keep getting stronger and more, amplified in everything, whereas private public institutions will just have another excuse to either shut down or just merge. Okay, I have seen this in West Bengal because of the widespread recruitment scams and stuff going on in college levels, and even obviously in school levels, that colleges are performing like, even they're releasing admission notifications twice, 3 times, still they're not able to fill their seats, even 10 to 20% of very relevant courses like physics, chemistry, and these kinds of science STEM courses. They're not attracting students anymore. So now what the government will do is, after a couple of years, they'll just merge a couple of them. They'll shut down public universities. So this is just a good, very systematic effort to completely dismantle the, public institutions and education in general. एक स्लाइटली अर्जेंट कमेंट मुझे इसलिए आया क्योंकि इसका मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसका मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस हम पीछे देख सकते हैं। कल ही जेएनयू में एक सैनिटेशन वर्कर ने सुसाइड कमिट किया बिकॉज दे वर नॉट गिवन सैलरी फॉर 3 months। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है इवन कर्मचारियों का यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी एक आउटकम है। हमें इस कैंपस में कर्मचारियों को पक्का करने मांग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मूलभूत जरूरत है कि आपको सबको पक्का करना होगा, आपको सबको समय पर तनख्वाह देना होगा, आपको सबको पीएफ निकालने की और पीएफ में जो घोटाला हो रहा है उसको पारदर्शिता में लाना होगा। ये सारे मांग हमारे मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा और इंसानों साथ व्यवहार करना पड़ेगा। खासकर हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, खासकर एजुकेशन में, तो अगर आप देखें जो हायर एजुकेशन को जो रेगुलेट करता है, खासकर यूजीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका अगर आप देखें तो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है। मेरा मानना है कि हायर एजुकेशन में कोई भी रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें स्टूडेंट वाइज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी एक पीएचडी से रिलेटेड चेंजेज हुआ है, और मैं खासकर पीएचडी स्कॉलर हूं और लोगों से बात करते रहता हूं जो खासकर पीएचडी करना चाह रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं पहुंच पा रहा है, और आप चेंजेस कर दे रहे हैं ऊपर से। दूसरा बात की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके आप यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर, या आप कहें जो हायर एजुकेशन खासकर है वहाँ ह्यूमनाइजेशन की कोशिश किया जा रहा है कम से कम। और इसमें जो हायर एजुकेशन का जो रेगुलेशन बॉडी है, मेरे हिसाब से उसमें जो स्टूडेंट वॉइस है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनके वॉइस को सुना जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी हायर एजुकेशन खासकर यूजीसी है उसकी वॉइस पूरी तरह से स्टूडेंट यूनियंस का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक सोशल कमेंट्री के तौर पे जेएनयू पिछले 2016 ऑनवर्ड्स बहुत ही विलिफाई किया गया पब्लिक डिस्कोर्स में कि यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, एंटी नेशनल्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, लेफ्ट है, ये वो। डीयू में भी अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट को लेके कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इमीडिएटली मीडिया में ब्रांड कर देते हैं कि ये बच्चे मतलब पढ़ते क्यों नहीं है, पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ते क्यों नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पब्लिक डिस्कोर्स हो गया जामिया में भी। इसको आप लोग किस तरह देखते हैं? और साथ में ब्रूटैलिटी बड़ा एक हिस्सा। और अभी एक कोई नई मूवी भी आ रही है जिसमें पीयूष मिश्रा ने लिरिक्स दिए, जहांगीर यूनिवर्सिटी, जिसमें दिखाया है बिल्कुल ही पता नहीं क्या है जेएनयू में क्या हो रहा है। तो ये सब आप लोग इस पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस चीज का, या कैसे देखते हैं? कहीं आप परेशान भी करता है क्योंकि बहुत सीरियस चीज कई बार होती है कि भाई साइकोलॉजिकली वो करती है कि एक तबका ऐसा है जो किसी भी तरह से इसका क्रिमिनल तरीके से इसको बदनाम करने में लगा हुआ है। तब आप लोगों को, क्योंकि जब आप बाहर जाएं और आप बोले हम जेएनयू से हैं तो शायद लोग आपको ऐसे देखते हो कि अरे तुम नहीं। मेरे हिसाब से इसका इफेक्ट तो होता है, खासकर इसका इफेक्ट अगर आप देखें तो केरला स्टोरी आया था, अगर तो देखें तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे मैं खासकर हम लोग जब बाहर जाते हैं
और मैं जैसे एक बस से आ रहा था JNU के अंदर, तो हमारा डिस्कशन हो रहा था 2 ग्रुप पर, यही इलेक्शन को लेकर, इनकम ऑफ इनक्वालिटी को लेकर। तो जैसे एक अंकल जाने की JNU से हैं तो एग्रेसिव हो गया, उनका एक्सप्रेशन बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और खासकर आप देखिएगा तो एक खासकर आप लोगों का तो रीच बहुत कम है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप कहीं ना कहीं किचन तक घुस गया है, तो उसमें अगर इस इशू को आप वैसे दिखाते हैं, लोग उस पर काफ़ी ट्रस्ट करता है, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन तो करता नहीं है। आप JNU में आइएगा तो मैं तो कम से कम यहाँ 1.5 साल से रह रहा हूँ, आप 3 साल DU में रहा मैं, तो मुझे कहीं भी एंटी नेशनल फीलिंग नहीं दिखा। लेफ्ट में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा है या नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश किया गया, मैंने 1% कहीं फील नहीं किया कि एंटी नेशनल यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये नैरेटिव क्रिएट करके कहीं ना कहीं एक जो बड़ा सेक्शन है, उनमें मैं जो बहुत दोस्तों से खासकर बिहार UP की बात करते हैं, तो खासकर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ भेजने में डरते हैं कि नहीं, जो एक इमेज क्रिएट किया गया है, पेरेंट्स को लगता है कि साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट होता है कि आप जो इमेज क्रिएट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का। पहले क्या होता था कि JNU को एक हाई माना जाता था कि जो यहाँ से पढ़ रहा है वो बेरोजगार तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन सिनेरियो भी चेंज हो गया। अगर आप देखें तो इतना, अगर देखें जॉब क्राइसिस है उसके कारण। तो बात ये है कि जैसे अभी DU में अभी हाल ही में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, जैसे जो ये अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो तुरंत ही वहाँ पर आकर पुलिस आ गई और मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे अरेस्ट करके लेके चली गई। अक्सर मतलब DU में होता है कि तुरंत प्रोटेस्ट होता है, अब विद इन द 10 मिनट्स और 50 मिनट्स पुलिस कम एंड दे अरेस्ट ऑल। वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक का मुद्दा था, तो वहाँ पर भी तुरंत ही पुलिस अब तो कैंपस के अंदर एंटर कर जाती है और वहाँ पर आकर वहाँ पर तो सीधा वो लाठीचार्ज ही चालू कर देते हैं वो लोग। तो जब आप देखेंगे कि, और जहाँ तक बात है घर में इसका क्या असर पड़ रहा है और कैसे देख रहे हैं, मतलब कम से कम मीडिया ने शायद ऐसा कुछ कर दिया है कि जैसे कोई DU से आ रहा है या JNU से आ रहा है तो आधा नक्सल है वो लगभग उनके दिमाग में ऐसा है। वो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को नक्सल बोल दे रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं, बोल दे रहे हैं कि हाँ हो गया, ये हो गया। ये कितनी वाली सैड कमेंट्री है। एक टाइम पे ये इस तरह से देखा जाता था कि जब बच्चे जाते थे तो उनके अंदर के रेबेल को एक तरह से चेरिश किया जाता था कि ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर बात को माने, और अब उस चीज को इस तरह से किया जाता है कि आप नक्सल हैं, अर्बन नक्सल है, आधा नक्सल। कितनी हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। एक टर्म आता है पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत फेमस करा है जी कि लाइज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इसको इतना रूमर्स को इतना बढ़ा दो वही सच लगने लगे। तो इस वजह से इस तरीके की बातें जो हमारे साथियों ने बताया, ये चीज़ है। लेकिन मैं एक इसके साथ ये ऐड करना चाहूँगा कि कई बार कहा जाता है कि यूथ हैं, पढ़ने आए हैं, पॉलिटिक्स में क्यों आप आ रहे हो, पॉलिटिक्स की बात क्यों कर। ये तभी बोलते हैं जब जो सरकार के खिलाफ अगर थोड़ी आवाज़ हो, तभी ऐसा बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, मैं फ़िलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, उसमें कहते हैं कि हमें ये चॉइस नहीं है जीने के लिए कि हम फ़िलॉसफी के साथ जिएँ या बिना फ़िलॉसफी के जिएँ। आइदर गुड फिलॉसफी के साथ जी सकते हैं या बैड फिलॉसफी के साथ। तो मैं पॉलिटिक्स इसमें बस ऐड करना चाहता हूँ, फिलॉसफी की जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए पॉलिटिक्स के। तो हम गुड पॉलिटिक्स के साथ जी सकते हैं या बैड पॉलिटिक्स के साथ। तो हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ना चाहिए, इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। बस ये नहीं है कि पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसका फैक्ट चेक ना करें, फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है संविधान का उसके ऊपर बात ना करें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बस वही है, मेनली मैं यही मानता हूँ कि वो तभी उनको बुरा लगता है, वैसे ही छात्र उनको बुरे लगते हैं जो उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। इस पूरे एंटी JNU नैरेटिव से 3 बड़े स्टूडेंट लीडर्स निकले हैं यहाँ से, जो अभी तीनों का ट्रैजेक्टरी बिल्कुल डिफरेंट रहा है। शैला रशीद हैं जो ऑलमोस्ट अब एक प्रो BJP वॉइस की तरह उनको देखा जाता है। उमर खालिद जो जेल में है 4 साल से ऑलमोस्ट, और कन्हैया जो एक्टिव पॉलिटिक्स में कांग्रेस में है। आई मीन व्हाट अ डाइवर्स, यहीं से उनके सारे इमेजेस गए थे JNU से। इसको आप लोग कैसे देखते हैं, तीनों की लाइफ स्टोरीज जो बिल्कुल ही मॉडर्न डे हजारों ख्वाहिशें ऐसी टाइप? बहुत डिस्कशन होती है और कुछ लोग खफा भी होते हैं जिस तरीके की ट्रैजेक्टरीज बाद में शैला राशिद ने लिए, या कन्हैया को लेके भी काफ़ी लोग थोड़े से डिसकंटेंट है कैंपस में, क्योंकि वो लेफ्ट के स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते थे, अभी वो कांग्रेस में है। बट एक चीज़ है कि उमर खालिद जो हैं उनको लेके एक बहुत
सीरियस जो है सपोर्ट कैंपस में अभी भी बना हुआ है, और उनको बहुत सीरियस एक्टिविस्ट, मतलब ही अगर आप 3 जो आपने नाम लिए उनमें से अगर एक नाम जेएनयू के लोगों को चुनना हुआ कि हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उमर खालिद ही कहलाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो पीपल्स मूवमेंट से भी बाद में जुड़े रहे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बजाय उन्होंने पीपल्स मूवमेंट को चुना। तो इस बात पे तो इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं। अभी एक आप पोस्ट जाके देख लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ट्विटर हैंडल है, उससे कुछ दिन पहले हमारे जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक पोस्ट डाला था। उन्होंने एक आपकी अदालत करके आता है शो, उसमें हाँ, वो जज बने थे, योगी आदित्यनाथ जी थे। really? तो जज बने थे, तो मुझे इससे दिक्कत नहीं है, उनका पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट करना, उनका अगर वो मानते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस या अचीवमेंट है तो ये तो गलत है। साथ में पर्सनली कर सकते हैं, पर्सनल कीजिए, हम उनको अगर फॉलो करते हैं हम देखेंगे, लेकिन मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, हमें इंक्लूसिव नहीं लगता उनका, ना ही लगता है कि आपका वो एकेडमिक एक्सीलेंस की बात है। एकेडमिक एक्सीलेंस की तो बात नहीं है। साथ में एक और मुद्दा मुझे याद आ रहा है कि अभी विकसित भारत रन की बात हो रही थी, तो अभी एमसीसी के बाद ही हुई है, अभी कुछ दिनों पहले हुई है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में भी होने वाली थी, शायद उसका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके की बातें हैं, तो वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन है अंदर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वाइस चांसलर एक पॉलिटिकल, ये आप देख सकते हैं, मतलब एक पॉलिटिकल फोरम ही हो गया अगर आप जज बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ के शो में, तो एक वो तरफ और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल ही वो कर दे रहे हो। एनीवे, यू गाइस वांट टू कम, इंक्लूसिव वॉइस होनी चाहिए ना। रिसेंटली हमने एक बहुत इंसिडेंट देखा फेमस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गए, उनको पता भी नहीं है प्लेकार्ड में क्या है, रीड नहीं कर पा रहे हैं, और इस पे हम लोग हंसे भी, लेकिन कंसर्निंग बात ये के तौर पर बहुत आप लोगों को दुख हुआ होगा। दुख तो हुआ ही, और कंसर्निंग बात ये है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो ऐसा ही युवा चाहती है कि जो सवाल ना पूछता हो, है ना। सिटीजन और सब्जेक्ट का अंतर होता है, उनको चाहिए जो सवाल ना पूछते हो और ओबीडियंट लोग हों, जो वो कह रहे हैं उसमें मान ले। एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं, प्रशांत किशोर ने बात कही थी। तो ये बहुत काफी फैंस हैं, 2 बार कोट हो गए वो। बहुत कंसर्निंग चीज है ये कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसे युवा पीढ़ी को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो सवाल ना पूछता हो, जो सोचता ना हो, जो केवल इतना करे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है उसको पढ़े, फॉरवर्ड करे, उनका प्रोपेगेंडा चलाए, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जैसा प्रोटेस्ट किया वैसी ही बातें करते रहे। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है, और हम स्टूडेंट को तो बहुत बुरा लगा था कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसी बात कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको डीयू में भी दिख जाएगी, कुछ आने वाले समय में जेएनयू में भी दिख जाएगी। बल्कि डीयू के वीसी ने तो खुद ही बोला है कि इवेंट में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ रेडी फॉर सैफरनाइजेशन, एंड उस पर कोई लाइक इतना अप्रोर हुआ नहीं। बट द थिंग इज़ कि जैसे इन्होंने कहा दे वांट सबमिसिव हर्ड बन जाए लोग, अपना ओपिनियन ना हो। तो डीयू का इतना विलिफिकेशन इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी हद तक वो इसमें सक्सेसफुल हो भी गए हैं। यू सी डीयू में आते हैं 12th पास करके स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो जान रहे होते हैं, वो जानने को उनको मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले दे इनकाउंटर ऐसे टीचर्स, ऐसी फैकल्टी और एनवायरनमेंट ऐसा कि उनको लगे भाई नहीं, पॉलिटिक्स तो बहुत गलत चीज़ है, प्रोटेस्ट तो वो लोग करते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, तो क्यों ही हम इसमें घुसे। My take on the government crackdown on dissent in general is that why is it that the government, which is so powerful and has such violent machinery to control everything, is threatened by student protests at isolated here and there different colleges and university campuses? I mean, student community can be very strong at some campuses, but not everywhere is it that influential. But the government is still going and cracking down on them, right, with equal might. Now it raises the question, why do they do it? Perhaps it's not so much in order to control the protest. It's the kind of signaling ki if you disagree with us, this is what is going to happen to you. And this adding to the fact that all the factors of to basically privatize education and everything, basically so that people do not get educated anymore, people do not think critically anymore, and people do not raise their voice. All of this come together for parents. The parents are basically discouraged to send their children to campuses which were known for giving good education, because now people are like, if I send my ward there, maybe they'll get involved in these activities and maybe they'll get beaten up, they'll get thrown up in the jail. So this is a very concerted effort on the part of the ruling regime to control voices,
to control education, to defund education. I mean, see, all of the things are very systematically connected here. Like how to pull this brilliant antique. Basically. And I think in Indian society में anyway parents का हमेशा से एक वो तो रहता है कि बच्चों को मतलब एक कंट्रोल सा रहे, और कॉलेज में आके is when you really get free from that, you explore yourself, you explore your politics, whatever. और अगर कॉलेज भी, I am surprised कि PTM meetings हो रही हैं कॉलेज में यार. That's really I would not want to go to such a college. Yeah, I just wanted to say on a slightly positive side regarding the question about student leaders and their different trajectories. I think we should still be little less pessimistic about this, because what matters to people in general is not just the leaders, what happened to the leaders, but the people, the general opinion, the general public, right? In campuses like these. So I think in that case, even if the leaders have gone their own ways, the campus, the crowd, the overall sentiment still continues to breathe democracy, secularism, and values that we have cherished for eternity. क्या होता है, हम बात करते हैं अभी खुल के बात हमने की, हमारा जो ओपिनियन है, हमारे माता पिता जब जानते हैं कि हम ओपिनियन रख रहे हैं जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, तो वो हमें मना करते हैं. और हमें भी आजकल डर लगने लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक है, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं बनाओगे, नेटवर्क नहीं बनाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी. तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये जो है ना, हमें डर, ठीक है हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम कहीं दूसरे फील्ड में जाके काम कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत फिर से चैलेंजिंग होता है शुरू से काम करने के लिए. तो इसलिए थोड़ा पॉलिटिक्स से जो अपॉलिटिकल साइड में लोग जाना चाहते हैं. अपने विचारों को लोग दबा के रखते हैं. लोग क्यों पंगे लें, हमें काम करना है, हमें आगे वही है, क्योंकि जो नौकरी में है, जो प्रोफेसर हैं, वो ये बात नहीं करते, वो चुपके से कर रहे होंगे, लेकिन उनसे अगर आप सच में बात करें तो वो प्रो और एंटी नहीं होते. Great, thank you so much guys for taking out the time talking to us. ये हमारा शो था JNU से. दिल्ली इलेक्शंस पे भी थोड़ी बात हुई, बट आई थिंक घूम फिर के जिस यूनिवर्सिटी में हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने इसके बारे में काफ़ी बात करी कि कैसे एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, इस सब पे कैसे एक सफोकेशन सी लोगों को अब महसूस हो रही है. इवन दो लाइक ही सेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, बंद नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स आर स्टिल टॉकिंग, स्टूडेंट्स आर स्टिल रेजिंग देयर इश्यूज. एक सेल्फ सेंसरशिप जैसा हो गया है, वो पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहा है, यहाँ के अपना भी एक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उससे भी आ रहा है. तो थोड़ा सा लोग, जैसे इन्होंने कहा कि अब हम सोचते हैं बोलने से पहले, तो वो जो स्पेस था जहाँ पर ये माना जाता था कि लोग बहुत फ्री व्हीलिंग और बिना किसी लाग लपेट के बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लोग अपने को कंट्रोल करते हैं. और एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जहाँ PhD लोग करें, ये एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप बात नहीं करेंगे, आप डिसएग्री नहीं करेंगे, तो आपके पास आइडियाज कहाँ से आएंगे. सो दैट वाज आवर शो फ्रॉम JNU. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब हम लोग पटना जाने वाले हैं, तो हम पटना यूनिवर्सिटी में होंगे परसों. बिहार रहेंगे हम 2 दिन पटना में ही, उसके बाद हम जा रहे हैं गाजीपुर और फिर जा रहे हैं वाराणसी. So stay tuned, keep watching another election show. Please remember, जो भी हम न्यूज़ लॉन्ड्री में कर रहे हैं, हमारी सारी कवरेज अब तक बिल्कुल एड फ्री है. हम कॉर्पोरेट से ऐड नहीं लेते, हम गवर्नमेंट से ऐड नहीं लेते हैं. हम ये सारी कॉन्वर्सेशंस जो आपके लिए ला रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, ये बिल्कुल एड फ्री है. It only depends on your support. So please remember to support News Laundry. Support us, subscribe to News Laundry. That is what keeps us going. Thanks for watching. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.